नमस्कार दर्शकों, ये है मेरा इंडिया कार्यक्रम से मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं ले जा रही हूँ आपको खरगोन जिले के माहेश्वर शहर में। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये शहर बहुत ही सुंदर है। देवी अहिल्याबाई की राजधानी माहेश्वर माहेश्वरी साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। देवी अहिल्याबाई का महल और भव्य घाट यहाँ की पहचान है। तो आइए चलते हैं माहेश्वर। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से 90 किलोमीटर दूर है महेश्वर। यह एक छोटा सा शहर है जो देवी अहिल्याबाई की राजधानी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी के किनारे बसा यह शहर पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। महेश्वरी साड़ियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि महेश्वरी साड़ियों का निर्माण इसी शहर महेश्वर में होता है। महेश्वर को मध्य प्रदेश शासन द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है। समय समय पर इस शहर की गोद में मनाए जाने वाले तीज त्योहार और उत्सव पर्व इस शहर की रंगत में चार चांद लगा देते हैं। देवी अहिल्याबाई के शासन में यहाँ पर बहुत ही सुंदर घाट और शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया था। महेश्वर की बाज़ार बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित है। महेश्वर महेश्वरी साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और निश्चित ही साड़ियों का यह बिजनेस यहाँ के लोगों को जीविका का एक मजबूत आधार देता है। मैं महेश्वर का बाज़ार घूमते हुए अब आ पहुँची हूँ प्रसिद्ध किले और घाट के पास। तो आइए अब आपको घाट और किले की सैर करवाते हैं। महेश्वर में 3 चीज़ें प्रसिद्ध हैं: महेश्वरी साड़ियाँ, महेश्वर के नर्मदा नदी पर बना घाट और महेश्वर का किला। महेश्वर का किला प्राचीन भारतीय निर्माण कला, युद्ध कौशल और रक्षा नीति का एक उत्तम उदाहरण है। किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 17 से 18वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। महेश्वर शहर का अहिल्या घाट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करने आते हैं। इस घाट के आसपास छोटे बड़े अनेकों शिव मंदिर हैं। अहिल्या घाट महेश्वर के खूबसूरत घाटों में से एक है। ये इतने सुंदर है कि घंटों इन्हें बस निहारते रहने का मन करता है। घाट के आसपास शिवजी के छोटे और बड़े मंदिर हैं। नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में विशेष महत्व है और यही नदी इस शहर और आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए अमृत समान है। नर्मदा नदी के पानी को नहरों के माध्यम से गाँव तक पहुँचाया गया है और आज यहाँ के किसान पूरे वर्ष भर खेती कर रहे हैं। महेश्वर के आसपास के किसान काफ़ी समृद्ध हैं और उचित रीति नीति का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं। नर्मदा नदी का पानी इस क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन धारा का काम करता है। महेश्वर का किला नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह किला बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही मनोहारी है और रोज़ हज़ारों की संख्या में सैलानी इसे देखने आते हैं।
हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। माहेश्वर के नज़दीक ही एक गांव है जिसका नाम है मेहतवाड़ा। यहाँ के राहुल पाटीदार एक प्रगतिशील किसान हैं और उनके द्वारा उन्नत किस्म की खेती की जाती है। राहुल पाटीदार द्वारा खेती में उचित उपकरणों और साधनों का प्रयोग किया जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करते हैं। तो आइए अब आपको ले चलते हैं मेहतवाड़ा गांव की ओर। राहुल पाटीदार जी नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। हम माहेश्वर घूमने आए हैं। हमें लोगों ने बताया कि आप बहुत अच्छी किस्म की खेती करते हैं, तो हमारे मन में विचार आया कि आपसे मिला जाए, बहुत आपकी और आपकी खेती के बारे में कुछ जाना जाए। चलो खेत पे चलते विस्तार से बात करते हैं। जी चलिए बैठिए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मेहतवाड़ा के किसान राहुल पाटीदार द्वारा उन्नत किस्म की खेती की जाती है। इनके पास लगभग 35 बीघा ज़मीन है और इस समय ये गेहूं, चना, लहसुन व अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं। मेहतवाड़ा गांव में
काफ़ी सालों बाद नर्मदा नदी का पानी नहर के रूप में आया है, तो यहाँ के किसानों की काया पलट हो गई है और वे समृद्ध हो गए हैं। किसान राहुल पाटीदार की विशेषता यह है कि ये सोची समझी रणनीति के अनुसार फसलों की पैदावार करते हैं। समय पर और समय से पहले क्या करना है ये आप इनसे जान सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेना, अच्छी कंपनियों की कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करना और साथ ही साथ खाद बीज का चयन करना, इन सब में राहुल पाटीदार को महारत हासिल है। उपलब्ध संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग कर कम से कम लागत में अच्छा उत्पादन लेना किसान राहुल पाटीदार का लक्ष्य है और साथ ही साथ वे प्रत्येक फसल की आमदनी का हिसाब भी रखते हैं। इनके द्वारा समय समय पर उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी कृषि वैज्ञानिकों से ली जाती है और मिट्टी का परीक्षण कर उचित मात्रा में खाद दी जाती है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। माहेश्वर घूमने के बाद मैं आ पहुंची हूँ मेहतवाड़ा। यहाँ के किसान राहुल पाटीदार जी मेरे साथ हैं, तो आइए इनसे इनकी खेती के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। राहुल जी, आपके पास कितनी बीघा ज़मीन है और आप क्या उगा रहे हैं? मेरे पास 35 बीघा ज़मीन है। गेहूं, चना और करेला, खीरा, ये फसल इस समय ले रहे हैं। राहुल जी, आप फसल की तैयारी कैसे करते हैं? हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं और रोटावेटर करके जंगल को पूरी अच्छी तरह से तैयारी करके गेहूं के लिए सीड्रिल से बोई करवाते हैं और डालर के लिए हाथ से बोई करते हैं। करेले के लिए नर्सरी से प्लांट बुला के रोपाई करते हैं उनकी। किसी भी फसल के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। आपके यहाँ क्या स्थिति है पानी की? पहले 4 साल 5 साल पहले तो बहुत कमी थी पानी की, पर नहरों के जाल बिछने से पानी की बहुत अच्छी उपलब्धता हो गई। उससे वाटर लेवल भी काफ़ी बढ़ गया और फिर ड्रिप सिंचाई होने से काफ़ी बड़े एरिया में पानी की पूर्ति हो जाती है। पहले जो फ्लड से करते थे तो बहुत कम एरिया में पूर्ति कर पाते थे, अब तो काफ़ी बड़ा एरिया, मतलब मेरा पूरा खेत सिंचित हो रहा है। जैसे कि आप ड्रिप इरिगेशन की बात कर रहे हैं, तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया और आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? 15 साल पहले मैंने पपीता की खेती की शुरुआत की थी। उस समय ड्रिप पहली बार लाया था इनलाइन,
और मैंने 2 एकड़ में पपीता लगाई थी और उसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन और पैसा बनाया। उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू, सब्सिडी के थ्रू जो ड्रिप मिलती गई तो काफ़ी एरिया में और बढ़ाता गया। लगातार पिछले 5 सालों में मेरे उद्देश्य बना लिया कि हर साल एक ड्रिप का सेट बढ़ाते जाऊं। तो फिर मिर्ची के लिए, करेले के लिए, चने के लिए, सब के लिए धीरे से मैंने पूरे खेत की ड्रिप कर दी। और आज मतलब जो पहले मैं 10 बीघे में भी पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, आज पूरे 35 बीघे में पानी की पूर्ति कर पा रहा हूँ और पूरा आखिरी मार्च अप्रैल तक की फसल लेते आ रहा हूँ। नहीं तो उस समय ये होता था कि जब ड्रिप इनलाइन नहीं थी तो ये मान के चलो दिसंबर के बाद खेत पे पानी नहीं रहता था, मुश्किल से 2-4 बीघे में पूर्ति कर पाते थे। आज मतलब अप्रैल तक तो सेकंड क्रॉप भी जो लेते हैं वो भी काफ़ी अच्छी उत्पादन ले रहे हैं हम, वो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और वेजिटेबल भी धीरे से बढ़ा दी हमने, क्योंकि उसके लिए और खीरा वगैरह भी लगाने लग गए, जो कि गर्मी में उसकी काफ़ी डिमांड रहता है। थोड़ा सा प्याज की खेती भी शुरुआत कर दी हमने, वो भी ड्रिप से करने लग गए। इस समय आपके खेत में गेहूं और चने की फसल लगी है, तो ये किस किस्म की है? चनों में हम अब काबुली चना लगाने लगे। इससे पहले छोटा चना लगाते थे जिसकी इल्ड कम आ रही थी, उसमें विल्टिंग की समस्या आने लगी थी। तो पिछले 10 सालों से ये काबुली की खेती बढ़ा दी हमने चने में, और इसका बाज़ार रेट भी ज़्यादा मिलता है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है पर बीघा। तो लगभग देसी चना लगाना हमने छोड़ दिया और पूरा काबुली लगा रहे हैं। और गेहूं में भी पुरानी जो लोकवन वैरायटी थी उसमें उत्पादन कम होता जा रहा है, तो अब हम नई वैरायटियों के ऊपर जाने लग गए। जैसे तेजस है, 451 है, 322 है। अभी मैंने तेजस लगाया है इस साल, और पिछले साल का जो उसका डाटा देखा काफ़ी यील्ड थी, 1 बीघे पे 20 क्विंटल के आसपास आई थी। तो इसलिए मैंने उस वैरायटी को चयन किया है, और अभी फसल देखते हुए लग रहा है कि इस बार भी काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। जो लोकवन गेहूं लगाते थे उसमें थोड़ा कम पानी लगता था। ये तेजस और जो 451 वैरायटियाँ लगाने लगे हैं इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, पर अब पानी की नहरों की वजह से थोड़ी पानी की उपलब्धता हो गई, और जो दूसरा एरिया वो ड्रिप से सिंचाई होने लग गई, तो वो पानी जो बच रहा था वो गेहूं में फ्लड के रूप में हम यूज़ करने लग गए। तो एक पानी एक्स्ट्रा लगता है, पर यील्ड काफ़ी बढ़ने लग गई। जो पहले वो 10 क्विंटल बीघे का होता था, ये लगभग 20 क्विंटल के आसपास जाने लग गया। तो काफ़ी फ़ायदा है, इसलिए हम ये नई वैरायटियों पे, और इसमें जो विल्टिंग की समस्या, गेरवा रोग जो आते थे वो नई वैरायटियों में नहीं है। तो काफ़ी अच्छा, और मार्केट रेट सबसे ज़्यादा अच्छा मिल रहा है इन वैरायटियों का, इसलिए हम इन फसलों पे और इन वैरायटियों के ऊपर जा रहे हैं। किसी भी फसल में अच्छी पैदावार के लिए खाद की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? DAP, यूरिया, पोटास तो पहले काफ़ी समय से डालते आ रहे हैं, पर पिछले कुछ सालों से गोबर का खाद जो बहुत कम उपलब्धता होने से हमने इसके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र जो सॉइल कंडीशनर के रूप में आता है उसका यूज़ काफ़ी बढ़ा दिया है। और साथ में माइक्रोन्यूट्रन भी अब काफ़ी अच्छी कंपनियों के आने लगे हैं, जिससे काफ़ी यील्ड मिलने लगी है, तो उसका यूज़ भी हमने पिछले कुछ सालों से बढ़ा दिया है। और उसी वजह से लग रहा है कि, और उसको यूज़ करने से DAP का यूज़ कम होता जा रहा है। मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र डालने से जो DAP जब 1 बीघे में 1 बोरी डालते थे, वो सीधी हमारी आधी बैग हो गया है। मतलब 25 किलो में काम हो जाता है, उसके एवज में, उसके कास्टिंग में हम दूसरी खाद यूज़ करने लग गए। मतलब सॉइल कंडीशनर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, जिंक बोरान वाली, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट अब बाज़ार में आने लग गए, और उससे ज़मीन भी भुरभुरी होने लगी है और यील्ड भी बढ़ती जा रही, क्वालिटी वाइज बढ़ती जा रही। तो जब आप खेती कर रहे हैं तो निश्चित ही आप यह चाह रहे होंगे कि आपको लाभ हो, तो आप अपनी खेती को लाभकारी बनाने के लिए क्या तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? मैं पहले अपने संसाधनों को नोट करके कितना मेरे पास संसाधन है उसके अनुसार मैं फसलों का चयन करता हूँ कि मैं कौन सी फसल कितने संसाधनों में तैयार कर पाऊँगा, मेरे पास क्या क्या कितने ड्रिप उपलब्ध है, उसके अनुसार फसलों का चयन करके पूरा एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, नक्शा तैयार कर लेता हूँ मेरे खेत का, और उसके अनुसार फिर बुआई का प्रक्रिया शुरू करता हूँ। अलग अलग, जैसे पपैया के प्लांट बुक करना रहता है, मिर्ची के पौधे बुक करना रहते हैं, तो इसलिए उसको भी कि कितने 3 एकड़ में कि 5 एकड़ में लगाना है, उसके लिए पहले से मैं सब लाइनें, वॉल और दूरी सब तय करके उससे 3 महीने पहले बुकिंग देना पड़ती है आजकल नर्सरियों में, ताकि फिर प्लांट आपको 3 महीने बाद मिल पाए। तो उसके लिए पूरी तैयारी करके रखता हूँ मैं। उसके अनुसार खाद, दवाइयों
का भी मैं काफ़ी बल्क में इकट्ठा कर लेता हूँ, ताकि कास्टिंग का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगले 2 महीने में मुझे ये खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय मुझे तुरंत बाज़ार जाके लाने में काफ़ी कॉस्टिंग महंगा पड़ता है और एक या कम बोरी लाने में बहुत खर्च लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा पैसा एक साथ इसमें इन्वेस्ट करके बल्क में ले आता हूँ। तो उससे मेरी जो ओवरऑल 1 बीघे की या कास्टिंग की बात करूँ, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मतलब ओवरऑल मैं छोटे मोटे कास्टिंग की बात करूँ तो करीब 2 लाख रुपए मैं नेट प्रॉफिट कमा लेता हूँ रेट डिफरेंस के थ्रू। और अगर कोई भी चीज़ अगर खेत पे उपलब्ध होगी, अपने पास होगी, तो सडनली क्रॉप को देख के निर्णय लेना पड़ता है कि आज ये है, कल वो है। तो वो अगर आपके पास यहाँ साधन उपलब्ध होगा तो उसका इमीडिएटली आप यूज़ कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपको मार्केट में जाके लाने में 2 से 3 रोज़ हो जाते हैं। तो फसलें या मौसम कई बार ऐसा होता है इतना समय नहीं देता है। वो चीज़ें मैं काफ़ी तरीके से और समय पे यूज़ कर लेता हूँ, तो इससे मेरी यील्ड काफ़ी अच्छी मिलती है। फसल उत्पाद के लिए आप बीजों की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं? कुछ पुरानी वैरायटियाँ तो बाज़ार में मिल जाती, पर नई वैरायटियाँ जो यूज़ करने लगे हैं उसके लिए हम अनुसंधान केंद्रों पे जाते हैं। अलग अलग सम्मेलन होते हैं, उनमें जाते हैं। वहाँ से जो नए सीड, चाहे सोयाबीन हो, मक्का हो, वहाँ से हम लेके आते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। हम प्राइवेट कंपनियों के सीड यूज़ नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड वैरायटियाँ हैं वही मैं यूज़ करता हूँ, चाहे उसमें सोयाबीन में हो, गेहूँ में हो, चने में हो। तो दिक्कत नहीं आती, उससे यील्ड काफ़ी अच्छी आती है। हम क्या थ्रेशिंग के समय विशेष ध्यान रखते हैं ताकि कोई सीड दूसरा मिक्सअप ना हो। बीजों के लिए हम अलग से व्यवस्था, जो हमारे अगले साल के लिए जो यूज़ होता है उसको हम थ्रेशिंग के समय विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे सोयाबीन हो, उसको हार्वेस्ट करने के बाद अच्छे से तपाते हैं ताकि अगले साल खुद यूज़ कर पाएँ। तो बहुत कुछ मतलब हम उपयोग कर लेते हैं। पिछले 2-3 सालों तक तो काम देता है। उसके बाद फिर नया फाउंडेशन रिसर्च सेंटर से ले आते हैं। ऐसा लगने लगता है कि कहीं थोड़ी बहुत मिक्सिंग होने लगी, तो बाकी 2 से 3 साल तो हम वो बीज यूज़ कर लेते हैं, उसमें गेहूँ में भी, सोयाबीन में भी, चने में भी। उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि कहीं प्योरिटी में कमी होने लगती है या एक ही सॉइल में एक ही तरह का सीड लगने लगता है, कहीं ना उत्पादन गिरने लगता है, तो फिर रिसर्च सेंटर से नया सीड, फाउंडेशन सीड ले लेते हैं। आप एक प्रगतिशील और सफल किसान हैं, तो आप हमारे देश के किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों से सलाह है कि बीज से लगा के खाद, दवाई सब में बहुत अच्छी कंपनियों का ही यूज़ करें, कि लोकल कंपनियों के एक तो रिज़ल्ट नहीं मिलते और आपको खर्च एक्स्ट्रा लग जाता है। जैसे दवाइयों में भी कुछ दवाइयाँ लोकल कंपनी की यूज़ करने से उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिलता और वो फसल की यील्ड गिरती चली जाती। तो इसलिए मेरी सलाह है कि बहुत अच्छी कंपनी का बीज, दवाइयाँ और खाद का यूज़ करें और उससे किसी दुकानदारों से या इनसे सलाह न लेते हुए गवर्नमेंट के सरकारी अधिकारियों से या जो एक्सपर्ट है उनसे विशेष तौर से सलाह लेके अपनी खेती को आगे बढ़ाना चाहिए, जहां आपको न नॉलेज हो तो। और अन्य आसपास के गांव के जो प्रगतिशील किसान हैं, जो अच्छी खेती कर रहे हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए। कम से कम अपने बिना देखे या पास के खेत में जो यूज़ कर रहा है उसको मैं भी यूज़ कर लो, ऐसा ना करें। और दुकानदारों के बहकावे में ना आते हुए अच्छी कंपनी, अच्छी दवाइयाँ यूज़ करना चाहिए। महेश्वर के पास मेहतवाड़ा गांव के किसान राहुल पाटीदार एक सोची समझी रणनीति के तहत खेती कर रहे हैं और आमदनी कमा रहे हैं। ये है मेरा इंडिया कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।